हाय बच्चों। तो बच्चे आज से अपन डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने ख़त्म कर लिया। होपफुली आपने उसको रिवाइज भी कर लिया होगा। डिफरेंशिएशन में यहाँ से लगभग लगभग 2 या 3 लेक्चर लगेंगे। उसके बाद 1 या 2 लेक्चर मैक्सिमम मिनिमम है एंड देन 2 लेक्चर इंटीग्रेशन में, ठीक है। उसके बाद फिर हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे। वेक्टर के बाद फिर हम जो हमारा कोर मैकेनिक्स है वो स्टार्ट करेंगे, राइट। तो डिफरेंशिएशन समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट लाइन में, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा होगा स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले तो हम एक स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं कि आखिर एक स्ट्रेट लाइन में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें जानने चाहिए, राइट। तो एक स्ट्रेट लाइन में ले लेता हूँ बच्चा। मान लेता हूँ कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन में एक छोटा सा टर्म होता है जिसको आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हो। क्या बोलते हो? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। अब इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का मेजरमेंट मैंने आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, बट फिर भी एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये जो थीटा है, थीटा को बेसिकली मेजर किया जाता है फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस थीटा को पॉजिटिव बोला जाता है, राइट। और अगर मैं यहाँ पे इस लाइन के स्लोप की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे इस लाइन के स्लोप की बात करूं, लेट मी चेंज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्ट्रेट लाइन जिसको जनरली हम m से डिनोट करते हैं, उसको मैथमेटिक्स में बेटा tan थीटा से डिफाइन किया जाता है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो होता है टेंजेंट ऑफ थीटा, यानी कि टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो इसको सिंपली बोला जा सकता है कि स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। सो दिस इज बेसिकली द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अगला सवाल ये आता है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप हम किस किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखो, एक तो ये है कि अगर आपको यहाँ पे दे रखा है डायरेक्टली कि ये, अगर ये थीटा आपको पता है तो आप यहाँ से स्ट्रेट लाइन का स्लोप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। दूसरा जो हमें आगे यूज करना पड़ेगा वो है कि मान लेता हूं कि इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 पॉइंट आपको दे रखा है। एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है। ये 2 स्ट्रेट लाइन आपको दे रखा है यहाँ पे, राइट। सॉरी, 2 पॉइंट दे रखा है इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर। अब इन दोनों पॉइंट से मैंने क्या करा कि परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, किसके ऊपर? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर। क्यों कर लिया अभी आपको मैं समझाता हूं। क्योंकि मेरा मेन एजेंडा क्या है? मेरा मेन एजेंडा है कि मैं इस एंगल थीटा को निकाल पाऊं। अगर मैं इस एंगल थीटा को निकाल लूंगा तो मैं tan थीटा तो निकाल ही लूंगा। तो मेरा मेन टारगेट क्या है कि मैं इस एंगल थीटा को निकाल पाऊं। अब इस थीटा को निकालने के लिए अब ये जो पॉइंट आपको ए और बी दे रखा था, इन दोनों पॉइंट का नाम भी मैं दे देता हूं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट में लिख देता हूं x1 y1 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं x2 y2, ठीक है। ये आपको पॉइंट्स दे रखा है। अब इन दोनों पॉइंट के हेल्प से ध्यान से समझना, क्या मैं इस एंगल थीटा को निकाल सकता हूं? देखो मैंने क्या करा, इस लाइन को एक्सटेंड करा बेटा। अब जब मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूंगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन बेसिकली जितना एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, क्या उतना ही एंगल यहाँ पे ये लाइन ए बी पोर्शन के साथ बना रहा होगा? तो क्या ये एंगल भी आपका थीटा ही होगा? अब मैं मान लेता हूं कि इस पॉइंट का नाम दे दो पॉइंट सी, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे किसी तरीके से AC लेंथ और BC लेंथ पता चल जाए तो मैं tan थीटा निकाल सकता हूं। तो क्या मैं AC लेंथ निकाल सकता हूं? देखो ध्यान से कि A का मुझे यहाँ पे कोऑर्डिनेट पता है, B का कोऑर्डिनेट पता है। तो अगर A पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे x एक्सिस पे तो ये क्या हो जाएगा? x1, y एक्सिस पे y1। सिमिलरली अगर B पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये क्या हो जाएगा? x2 और y एक्सिस पे y2। हाँ या नहीं? बोलिए। x और y एक्सिस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो क्या हमें
इस तरीके से क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो लेंथ है, ये जो गैप है बिटवीन x1 एंड x2, क्या x2 माइनस x1 हो जाएगा? सिमिलरली क्या मैं y2 माइनस y1 के बीच का जो गैप है, इसको मैं कह सकता हूं कि ये y2 माइनस y1 है? अगर मैं ये गैप निकाल पा रहा हूं तो ये जो x2 माइनस x1 है यही तो आपका AC लेंथ है, और जो y2 माइनस y1 है यही तो आपका BC लेंथ है। और आपको tan थीटा चाहिए था। tan थीटा क्या है? यही तो है tan थीटा, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। अगर मैं tan थीटा निकाल पा रहा हूं तो मेरा काम तो बन जाएगा जी, क्योंकि हमें चाहिए था स्लोप, और स्लोप के लिए चाहिए थीटा, और थीटा से डायरेक्टली हम tan थीटा निकाल सकते हैं। तो आगे देखा जाए कि क्या मैं यहां पे tan थीटा लिख सकता हूं। देखो ध्यान से, यहां पे tan थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC। तो BC तो हमने जो निकाला बच्चा वो क्या है? y2 माइनस y1, और AC क्या है? x2 माइनस x1। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है चेंज इन बाई, A से B तक जाने में जो y में चेंज आया है, यानी कि चेंज को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा y अपॉन नीचे क्या है? चेंज इन x, यानी कि डेल्टा x। तो क्या अगर हमें किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर मुझे 2 पॉइंट पता है तो क्या मैं उस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। ये रहा आपका फॉर्मूला, है ना? सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हेन देयर आर 2 पॉइंट गिवन ऑन द स्ट्रेट लाइन, राइट? अगर उस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे रखा है तो आप उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल सकते हो इजिली, क्योंकि मेन टारगेट तो हमें स्लोप निकालना है। अब यहां पे ध्यान से देखो कि y2 y1 x2 x1 के बीच में गैप ठीक ठाक है। तो जनरली हम इस तरह के चेंजेस को यहाँ पे हमने डेल्टा से डिनोट करा है। किससे डिनोट करा है? डेल्टा से डिनोट करा है। बट जरूरी नहीं है कि ये गैप हमेशा ज्यादा ही हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये गैप बहुत कम हो। चलो फिर से ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन को। एक स्ट्रेट लाइन को फिर से ड्रॉ किया जाए। हमने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब इस स्ट्रेट लाइन को हमने मान लिया जी कि ये थीटा है, बट समझने के लिए बस आपको ये दिखाई दे इसलिए मैं ये पॉइंट दूर दूर बना रहा हूं। एक्चुअली मैं ये पॉइंट बहुत पास पास मान लेता हूं, या चलो मैं दिखा भी देता हूं पास पास। लेट्स से दिस पॉइंट इज दिस, से दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। बट ये पॉइंट इतना पास पास है कि अगर ए का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है तो जो बी का एक्स कोऑर्डिनेट है वो बहुत ही छोटा है। एक्स में बहुत ही छोटा सा एडिशन करेंगे, एक्स में बहुत ही छोटा सा एडिशन करेंगे। अब एडिशन मतलब हम डेल्टा एक्स, मतलब एक्स में थोड़ा सा चेंज करते तो डेल्टा सा आता, मतलब बड़ा सा चेंज करते। कुल मिलाकर के अगर कंसिडरेबल चेंज होता तो आप डेल्टा एक्स लिखते। बट मैंने बोला है कि आप बहुत ही छोटा सा चेंज कर रहे हो, तो उस छोटे से चेंज को, जिसको हम इनफाइनेटेसिमल चेंज कह रहे हैं, उस चेंज को आप dx से रिप्रेजेंट करोगे। किससे रिप्रेजेंट करोगे? dx, यानी कि जो डेल्टा है वो d से रिप्लेस हो गया। जनरली जो d है बेटा वो इनफाइनेटेसिमल चेंज यानी कि वेरी वेरी स्मॉल चेंज को डिनोट करता है। तो x प्लस dx हो जाता है। ये क्या हो जाता? x प्लस dx हो जाता। सिमिलरली अगर मैं a और b के y कोऑर्डिनेट को देखता तो यहां पे भी कहानी कुछ ऐसा ही होता। ठीक है, कि अगर ये y होता तो क्या ये y प्लस डी वाई हो जाता बेटा? y में छोटा सा चेंज। जिस तरीके से हमने पिछले केस में इस लाइन को इस स्ट्रेट लाइन को हमने एक्सटेंड करके यहां तक मिलाया और उसके बाद फिर इस पॉइंट का नाम सी दिया था। अगेन क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो थीटा है यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, क्या वही एंगल ये ए बी लाइन सेगमेंट आपका एसी लाइन के साथ बना रहा होगा?
अगर ये नहीं दिख रहा है मैं थोड़ा सा बड़ा करके इसको लिख देता हूं, ठीक है, क्लियर, डन। अब फिर से मेरा टारगेट क्या है, क्या मैं यहां पे फिर से एसी लेंथ निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। अगर मैं एसी लेंथ निकालूंगा तो क्या मैं एसी लेंथ को ये लिख सकता हूं जी कि एसी लेंथ जो है वो dx के बराबर हो गया। सिमिलरली जो आपका बीसी लेंथ है वो आपका dy के बराबर हो गया, यानी कि ये dy के बराबर हो गया। क्या मैं यहां पे भी tan थीटा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं जी। tan थीटा जिसको कि आपने m से डिनोट किया था, तो क्या मैं यहां पे tan थीटा लिख सकता हूं BC अपॉन AC, और ये BC अपॉन AC जो बन रहा है ये क्या बन रहा है, dy अपॉन dx। अभी इस dy बाई dx को यहाँ पे ध्यान रखते हैं, अभी इसको मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, बाकी आगे इसको मैं बहुत सुंदर बात बोलूंगा, ध्यान से समझना। फिलहाल इसको दिमाग में आप रखिए कि tan थीटा जो है वो क्या है, dy बाई dx के बराबर है। बट कब, जब ये गैप जो दो पॉइंट आपको दे रखा है उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, अगर ये गैप बहुत ही छोटा हो तो, अगर ये गैप बहुत ही छोटा हो तो यही जो स्लोप है, क्या किसकी बात कर रहा हूं, कि जो स्लोप है यही क्या बन जा रहा है, dy बाई dx बन जा रहा है, ठीक है। अभी तक हमने बात करा स्ट्रेट लाइन के बारे में, राइट। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को कर्व के ऊपर लेके चलते हैं, किसके ऊपर लेके चलते हैं, कर्व के ऊपर लेके चलते हैं, राइट। तो अगर एक कर्व को, अब यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपके साथ एक छोटा सा एक्सरसाइज कर रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि मान लो थोड़ी देर के लिए कि मैंने एक कर्व ड्रॉ कर लिया, ऐसा एक कर्व ड्रॉ कर लिया, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं कि अभी आपको ये कर्वेचर दिख रहा है, अब मैं इस कर्वेचर को थोड़ा थोड़ा छोटा करते आ रहा हूं, छोटा करते आ रहा हूं, तो अभी भी ये कर्वेचर दिख रहा है, और छोटा किया और छोटा किया, तो अब शायद आपको ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट दिख रहा। अगर मैं और छोटा कर दूं तो अभी भी ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट दिख रहा, अगर और मैं छोटा कर दूं तो अब आपको शायद ये एक पॉइंट दिखने लगा, क्या दिखने लगा, ये एक पॉइंट दिखने लगा आपको, राइट। लेकिन अगर अभी आप इसको जूम करके देखोगे तो आपको ये क्या दिखेगा, आपको अभी भी एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ही दिखेगा, ये छोटा सा स्ट्रेट लाइन सेगमेंट दिखेगा, राइट। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि जो हमारा कर्व है वो कुछ इस तरह के छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। अगर ध्यान से देखो कि जो कर्वेचर बना हुआ है इसमें जो छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन के सेगमेंट्स है जो कि आपको डॉट डॉट लग रहा है, अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो आपको ये भी बड़ा सा अगर करके दिखाऊं तो इसमें भी आपको छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ही दिखेगा, ठीक है, समझ आ रही बात है। अब इस स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, जो छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, इसका लेंथ क्या है जी, बहुत ही छोटा है, इसका लेंथ क्या है, बहुत ही छोटा है। उस छोटे से लेंथ को आप क्या बोलोगे, इनफाइनाइटेसिमल लेंथ, क्या बोलोगे, इनफाइनाइटेसिमल लेंथ। यानी कि मैं इस एवी लेंथ को कह देता हूं यहां पे, कि जो यहां पे एवी लेंथ है, एवी is a very very small length, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम इनफाइनाइटेसिमल लेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत ही छोटा सा लेंथ, राइट, इसको बहुत ही छोटा सा लेंथ बोलते हैं, राइट। अब ध्यान से समझना कि अभी जो मैंने कर्व ड्रॉ किया था, अगेन मैं एक कर्व ड्रॉ कर लेता हूं आपके सामने, और इस कर्व को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक कर्व मैंने यहां पे ड्रॉ कर लिया। अब इस कर्व के ऊपर बेटा मैं एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेता हूं, मैंने कॉर्ड भी ड्रॉ कर लिया, ठीक है, समझे बात को। अब ध्यान से समझो, इस कॉर्ड का जो एंड पॉइंट है उसका नाम मैं देता हूं पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब अगर आप समझो ध्यान से, तो मैं मान लो यहां पे क्या कर रहा हूं कि जो बी पॉइंट है उसको धीरे धीरे करके मैं ए की तरफ लेके आ रहा हूं, किसकी तरफ लेके आ रहा हूं, ए की तरफ लेके आ रहा हूं। जब ए की तरफ लेके आऊंगा और
इसको ए के इतना पास लेके आ जाऊंगा, इतना पास लेके आ जाऊंगा, इतना पास लेके आ जाऊंगा कि अब आप ए और बी में डिफरेंशिएट करना भूल जाओगे, मतलब कि ए और बी को आप अब डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो। तो क्या मैं मान सकता हूं कि यहां पे अगर ये जो छोटा सा यहां पे लेंथ बनता है यहां पे एकदम से छोटू सा, क्या वो एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होता? बताओ। और अगर उस स्ट्रेट लाइन सेगमेंट को मैं एक्सटेंड कर देता तो क्या वही टेंजेंट बन जाता, ऐसा कुछ पॉइंट ए पे? अगर आप देखोगे तो जो ये रेड वाला लाइन है उसके ऊपर टेंजेंट बनता हुआ दिख रहा है। बोलो हाँ या नहीं, बोलो। कि अगर यहाँ पे ए और बी के बीच में अगर मैं सेपरेशन को बहुत ही कम कर दूं, वेरी वेरी स्मॉल कर दूं, तो क्या जो छोटा सा लाइन सेगमेंट जैसा बन जाएगा उसको अगर एक्सटेंड करूंगा तो वो एक्सटेंशन वाला जो लाइन है, एक्सटेंडेड लाइन जो है, क्या वो टेंजेंट टू द कर्व बन जाएगा? राइट? अब यहां पे मैं वही आपको सिखाने वाला हूं कि एक कर्व के ऊपर, जैसे अब यहां पे यही बात होता कि ये पॉइंट मैं अब समझने के लिए इन दो पॉइंट को दूर दूर ले रहा हूं, राइट? कि अगर ये पॉइंट एकदम से पास पास होता, यहां पे मान लो एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट यहां पे है और एक पॉइंट यहां पे है, ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी। अभी तो आपको शायद ये स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा हो, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन जैसा दिख रहा हो, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए के कोरिस्पॉन्डिंग और बी के कोरिस्पॉन्डिंग जो एक्स कोऑर्डिनेट है, अगर ये एक्स है तो ये एक्स प्लस डी एक्स हो जाएगा। सिमिलरली जो ए और बी के कोरिस्पॉन्डिंग जो वाई कोऑर्डिनेट है, उसमें y प्लस डी वाई हो जाएगा। अगर ये y है तो ये y प्लस डी वाई हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? सिंपल सी बात है। अगर ये उल्टा हो गया तो मैं इसको उल्टा लिख देता हूँ, ले लो। अगर ऊपर वाला y है तो नीचे वाला y प्लस डी वाई हो जाएगा। d सिर्फ और सिर्फ किसको इंडिकेट कर रहा है? d सिर्फ और सिर्फ छोटे से चेंज को इंडिकेट कर रहा है। मैं इस पूरे कर्व को थोड़ा सा राइट की तरफ से, लेफ्ट की तरफ ज्यादा हो गया इसलिए इसको राइट की तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट अच्छे से दिखा पाऊँ। If this is y, then this will be y plus dy. बोलो। अब ये तो स्ट्रेट लाइन था तो इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं, नहीं तो बाद में शायद तुम कंफ्यूज हो जाओ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, समथिंग लाइक दिस। तो क्या अगर मुझे इस टेंजेंट का स्लोप लिखना हो तो क्या उस टेंजेंट का स्लोप मैं लिख सकता हूं dy बाई डी एक्स, जो कि अभी अभी आपने यहां पे देखा था tan थीटा स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंड जो कि क्या निकल के आया था? ये निकल के आया था आपका dy बाई डी एक्स। तो क्या यहां पे भी मैं लिख सकता हूं कि स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स? सिंपल सी बात है ना? तो ध्यान से सुनना, ये जो टर्म जो dy बाई डी एक्स है ना बेटा, इसी को बोला जाता है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। जो टर्म dy बाई डी एक्स है, इसी को क्या पढ़ा जाता है? इसी को पढ़ा जाता है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या आप इसको ये भी कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या नॉर्मली इसको हम डिफरेंशिएशन ऑफ y
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये सारे टर्म सेम ही है, और इस dy बाई डी एक्स को हम किससे डिनोट करते हैं? इस dy बाई डी एक्स को हम y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार y बार से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये नोटेशंस हैं, नोटेशन को लेकर के कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, एक मैथमेटिकल छोटा सा टर्म है, वैसे आपको ये बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं जानने की, बट फिर भी बता देता हूँ जानकारी के लिए, कि अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैंने लिखा है डेरिवेटिव और ये लिखा है डिफरेंशिएशन। नॉर्मली ये दोनों टर्म हम सेम ही यूज करते हुए दिखते हैं, बट ये दोनों टर्म में एक स्लाइट डिफरेंस है। डिफरेंशिएशन एक्चुअली में प्रोसेस है ये dy बाई डी एक्स निकालने का, और डेरिवेटिव जो है वो रिजल्ट होता है। एक्चुअली में दोनों सेम चीज नहीं है। डिफरेंशिएशन इज बेसिकली द प्रोसेस और डेरिवेटिव इज एक्चुअली द एंड रिजल्ट। ठीक है, ये ध्यान रहे आपको कि जो डेरिवेटिव है वो क्या है? एंड रिजल्ट, और डिफरेंशिएशन क्या है? वो है प्रोसेस। ठीक है, ये ध्यान रहे। बट नॉर्मली हम कई बार बोलते हैं कि फाइंड द डिफरेंशिएशन, फाइंड द डिफरेंशिएशन, एक्चुअली में फाइंड द डेरिवेटिव होता है। तो लूज लैंग्वेज में हम डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव को एक दूसरे के सिनोनिम के तौर पे यूज करेंगे, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो ये जो dy बाई डी एक्स है इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और मैंने अभी तक लगभग 15-20 मिनट हो रहे हैं, अभी तक जो हमने समझा एक्चुअली में डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझा है ना, कि व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन। तो क्या मैं कह सकता हूं कि डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन इज एक्चुअली द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पे कि जो मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव है बचा, या डिफरेंशिएशन भी लिख देता हूं मैं, अभी अभी बोला था कि ये दोनों टर्म स्लाइटली डिफरेंट है, बट फिर भी हम एक दूसरे के सिनोनिम के तौर पे यूज करते हैं। क्या मैं कह सकता हूं, इसको कई बार ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल मीनिंग। क्या है ज्योमेट्रिकल मीनिंग डिफरेंशिएशन का जी? डिफरेंशिएशन का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन या टेंजेंट टू द कर्व। अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन को यहां से हटा दूं तो सिंपली आप कह दो कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व। इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है। मैं आगे थोड़ा सा आपको फंक्शन के बारे में जो बेसिक बेसिक टर्म्स है वो भी बता दूंगा, उसके लिए परेशान नहीं होना आपको। कि मान लेता हूं कि थोड़ी देर के लिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे y डैश यानी कि dy बाई डी एक्स यानी कि डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, ये क्या देगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या देगा ये? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये तो था मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, राइट। अब हमारा जो अगला टास्क होता है कि अगर कोई फंक्शन हमें दे रखा है तो उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, अगला टास्क हमारा तो ये होगा, राइट। उसके लिए कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मूले हैं, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, 8-9 फॉर्मूले हैं, और इस फॉर्मूले को आपको लर्न करना है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको घर पे बैठकर रटना है। आप देखोगे कि जैसे क्लास में अभी पढ़ेंगे तो क्लास में आपको याद हो जाएगा, उसके लिए आपको अलग से मेहनत करना नहीं पड़ेगा। उसके लिए मैं सफिशिएंट अमाउंट में आपको यहाँ पे प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, ठीक है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं कि जो फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन के लिए वो भी देख लेते हैं एक एक करके, या रूल्स फॉर डेरिवेटिव है ना। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको एक बार देख लिया जाए,
ठीक है, कुछ रूल्स अभी देख लेंगे और कुछ रूल्स हम अगले क्लास में देख लेंगे। ठीक है, 9 रूल है, तो उसमें से हम अभी 3 रूल अभी देखेंगे और 3 रूल को देख करके उस पर थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे और बाकी रूल हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। राइट, तो जो सबसे पहला रूल है बच्चा, वो बहुत ही इजी है। सबसे पहला रूल है कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट is always zero, is always zero। अब ये डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो कैसे हो गया जी? तो पहले तो एक कांस्टेंट का मतलब समझते हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट का मतलब क्या है। ठीक है, देखो ध्यान से, लेट्स से हमने कहा कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो आपने बोला कांस्टेंट है, तो y इज इक्वल टू एक कांस्टेंट कर दीजिए एफ ऑफ एक्स के जगह पे, y इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब y इज इक्वल टू कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 2, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 2 का स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो यहां पे। तो y इज इक्वल टू 2 का स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। दिस इज y इज इक्वल टू 2। ये क्या है एक्चुअली में? एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है ये। और हॉरिजॉन्टल लाइन जैसी बोला तो क्या इसके लिए जो थीटा है वो 0 हो गया? और जब थीटा 0 हो गया इसका मतलब है कि जो tan थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? tan 0, इसका मतलब 0। यही तो बात बोल रहा था मैं भी कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, यही लिखा है ना, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट का मतलब है कि स्लोप ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट का मतलब क्या है? स्लोप ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज ऑलवेज 0, विच इज ऑलवेज 0। तो ये था आपका पहला रूल। अब बताओ इसको याद करने में क्या कोई मुश्किल आ रहा है? नहीं, इजीली हो जा रहा है। रूल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। रूल नंबर 2 की बात कर लेते हैं जी। रूल नंबर 2 का नाम है बच्चा पावर रूल। क्या नाम है? पावर रूल। अब इसको आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, कैसे? यहीं पे मैं समझाता हूं। लेट्स से कि y इज इक्वल टू, आपको एक फंक्शन दे रखा है, पावर फंक्शन विच इज x पे पावर n, वेयर x and y are variable, x and y are variables and n जो है वो क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना हो, यानी कि मुझे y डैश विच इज dy बाई dx, अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना हो तो ये रूल कहता है कि y डैश इज इक्वल टू, जो यहां पे पावर में दे रखा है उस पावर को आप कोफिशिएंट में ले आइए, पहले n लिख दीजिए, उसके बाद जो बेस था, बेस यानी कि जो x था, x को एज इट इज लिख दीजिए, और फिर जो पावर था उसको एक माइनस कर दीजिए, पावर को 1 से डिक्रीज कर दीजिए। सो दिस इज बेसिकली द पावर रूल। अब मैं आपको यहां पे एग्जांपल से भी समझा देता हूं। ठीक है, एग्जांपल, मान लो कि हमने कहा y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 6 दे रखा है, x पे पावर क्या दे रखा है? 6 दे रखा है, हमें y डैश निकालना है। तो पावर रूल क्या कहता है जी कि जो 6 है आगे लेके आ जाओ, तो 6 को आगे लेके आ गए हम, फिर x को एज इट इज रख दिए जी, उसके बाद जो पावर है
पावर को हमने 1 से 1 से डिक्रीज कर दिया, यानी कि 6 - 1 कर दिया। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा y डैश इट इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स पे पावर 5, 6 इंटू एक्स पे पावर 5, ये बन गया। आप कहें तो एक और ले लेते हैं, बहुत सिंपल है। वैसे आप कितने भी लेंगे बात तो वही है। लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 7 ले लो। तो अगर y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 7 लिया तो y डैश क्या हो जाएगा, 7 आगे आ गया, उसके बाद x एज इट इज 7 पे मतलब x पे पावर 7 - 1, इसका मतलब y डैश इट इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स पे पावर 6। सो इस तरीके से हमने पावर रूल अप्लाई किया और हमने इन सारे फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसको रिलेट करता हूं, जो मैंने आपको अभी इसका फिजिकल या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताया था, उसका मतलब भी थोड़ा सा समझ लीजिए। उसका मतलब ये है कि अगर आपसे बोलता कि फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व एट x इज इक्वल टू 4, एट x इज इक्वल टू 4, तो आप क्या करते, यहां पे जो आपने ये डेरिवेटिव निकाला है ना, इस डेरिवेटिव में आप ये जो डेरिवेटिव आपने निकाला ना, इस डेरिवेटिव में आप एक्चुअली में क्या करते, आप x इज इक्वल टू 4 रख देते। चाहे अगर इसका पूछता तो इसमें रख देते x इज इक्वल टू 4, या x इज इक्वल टू 2, जिस भी पॉइंट पे आपसे पूछा जाता स्लोप, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप इसमें ला करके रख देते। ठीक है, आज का एक आखिरी रूल पढ़ लेते हैं, रूल नंबर 3, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट मल्टीप्लायर रूल। कांस्टेंट मल्टीप्लायर रूल। ठीक है, जिससे मान लो एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और हमने इस फंक्शन को कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया है और मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो y डैश निकालते टाइम जैसे आप लिखते हो ना d अपॉन डी एक्स, यहां पे कांस्टेंट आप लिखते c इंटू एफ ऑफ एक्स। तो ये रूल कहता है कि जब आप इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है। ठीक है, सो दिस इज द रूल, यानी कि एज पर दिस रूल अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है किसी फंक्शन में तो कांस्टेंट एक्चुअली में क्या होगा, उस फंक्शन से मतलब उसके मल्टीप्लिकेशन से बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा असर अच्छा रहेगा। जैसे मान लो कि y इज इक्वल टू 8 इंटू 8 छोड़ो 5 इंटू एक्स पे पावर 5 ले लिया, या एक्स पे पावर 4 ले लेता हूं। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, y डैश निकालना है, तो y डैश में क्या हो जाएगा, 5 तो देखो बाहर आ गया जी, 5 तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया, तो इसको कैसे लिख देता हूं, 5 इंटू डी एक्स पे पावर 4 अपॉन डी एक्स। तो यानी कि क्या आ जाएगा ये 5 इंटू 4 इंटू एक्स पे पावर 4 माइनस 1, यानी कि 20 इंटू एक्स पे पावर 3। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 5 इंटू एक्स पे पावर 4। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से हमने आज 3 रूल कंप्लीट कर लिया। जो बचे हुए इसके 6 रूल्स हैं उसको हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे, उसमें भी लगभग आधा घंटा लगेगा। ठीक है, तब तक आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।